आज के इस वीडियो में ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है। कौन सा? पार्ट 1। और इस वीडियो में हम इकाई 6 आपका इतिहास हिस्ट्री बुक का एसएसटी क्लास 9th का ये इकाई 6 है, जिसका नाम है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। वन्य समाज, जंगल में जो वन्य में समाज रहते हैं, और उपनिवेशवाद, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। टोटल आपका 11 पेज है लगभग इसमें। तो लगभग में आपका कम से कम ये क्लास 40 से 50 मिनट का होने वाला है। एकदम आप एकांत में बैठ जाइए, बुक लेकर बैठिए या कॉपी लेकर। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना है ताकि आपको पढ़ने का फायदा भी हो, ऐसे देखने से कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे समझाएंगे जैसे आप कोचिंग में भी उससे भी बेहतरीन समझाएंगे आपके कोचिंग से। देखिए, प्रारंभ से ही भारत में वन समाज संपदा एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में रहा है। देखिए, वन्य संपदा का मतलब हुआ कि वन में हमको जो चीज मिलता है, लकड़ी, फल, फूल, जो भी चीजें मिलती है, वो महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में भारत में रहा है। तो भारत में रहा है क्योंकि भारतीय लोग जो है उसका अत्यधिक उपयोग करता है। दुनिया में भी रहा होगा। लगभग 22 से 25% भारत की भूमि वनों से आच्छादित है। अब ऑब्जेक्टिव बना, भारत की कितनी प्रतिशत भूमि पर वन है? तो 22 से 25%। ठीक है, जहां अनेक जातियां एवं जनजातियां निवास करती है। जाति के लोग तो करते हैं, जनजाति भी निवास करते हैं। जैसे ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये लोग भारतीय प्रायद्वीप के मूल निवासी, मतलब भारत के मूल निवासी, असली निवासी यही लोग हैं, जाति जनजाति लोग। यही वजह है कि उन्हें आदिवासी कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? आदिवासी। आदिवासी किसे कहते हैं? तो भारतीय प्रायद्वीप के वनों में निवास करने वाले भारतीय लोग जनजाति या जाति, भिन्न प्रकार के जाति या जनजाति निवास करते, जिन्हें आदिवासी कहते हैं, क्योंकि यही यहाँ के मूल निवासी हैं। भारत में इनकी आबादी अफ्रीका के बाद सर्वाधिक है। अफ्रीका के बाद सर्वाधिक, अफ्रीका नंबर 1 पर है। इसका मतलब आदिवासियों और वनों के बीच एक सहजीवी संबंध है। सहजीवी मतलब कि जैसे आप लोग पढ़े होइएगा, आप जिस प्रकार से सहजीवी मतलब एक के बिना एक अधूरा है, तो वन और आदिवासियों के बीच एक प्रकार का संबंध है। संपूरक कोण पढ़े होइएगा, एक दो कोणों का योग 180 हो, पूरक कोण, संपूरक कोण, वही सहजीवी एक के बिना एक अधूरा है। जनजातीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति के साथ वनों का संबंध बहुत ही गहरा है। जनजातीय अर्थव्यवस्था, जनजातीय लोग जो होते हैं वन में ही, वहां पर अपना संस्कृति, उससे इनका गहरा संबंध है, वहीं से जीते हैं, आर्थिक स्थिति उनका वहीं से बनता है। भोजन, ईंधन, लकड़ी, घरेलू सामग्री, जड़ी बूटी, औषधियों और दवाई जिसको कहते हैं, पशुओं के लिए चारा और कृषि औजारों की सामग्री के लिए वे वनों पर आश्रित रहते हैं। अब देखिए, वन का उपयोग ये कैसे करते हैं? भोजन, ईंधन जलाने के लिए लकड़ी, घरेलू सामान, जड़ी बूटी, दवाई, पशु के लिए चारा, कृषि के लिए औजार, सभी वन से प्राप्त होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उनकी संस्कृति भी वनों से प्रभावित होती है। उनकी जो संस्कृति है, रहन सहन है, जो पर्व त्योहार जो भी है, वन से ही प्रभावित होते हैं। वे अनेक वृक्षों की पूजा करते हैं, पेड़ पौधों की पूजा हम लोग भी करते हैं, वो भी करते हैं। वन्य समाज में रहने वाले जनजातियों ने अपने आप को वर्ग के आधार पर नहीं बल्कि जाति आधार पर समाज में रखा है। जैसे देखिए, वो सब अपने आप को वर्ग में नहीं बांटे हैं बल्कि जाति के आधार में अपने आप को समाज में रखा है। जैसे उदाहरण के लिए पहाड़ियां जो होता है, पहाड़ियां, चेरो, कोल, उरांव, हो, संथाल, च्वार, खरिया, भील, मुंडा आदि, ये सभी जाति वन्य समाज, इसको जनजाति कहते हैं वन समाज की। अब देखिए, भारत में भील सबसे बड़ी जनजाति है। आप इसको नोट कीजिए, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? भील। ठीक है, जो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान एवं त्रिपुरा राज्यों में पाई जाती है। भील जाति कहाँ कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान एवं त्रिपुरा में पाई जाती है। गोंड इस देश की दूसरी बड़ी जनजाति है। देश की दूसरी बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है, जो अधिकांशतः मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात में पाई जाती है। ठीक है, गोंड जनजाति। संथाल भारत में तीसरी बड़ी जनजाति है। तीसरी बड़ी जनजाति संथाल जनजाति है, जो बिहार, झारखंड, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। ठीक है, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में पाई जाने वाली जनजाति तीसरी बड़ी जनजाति संथाल है। ठीक है, इन्हीं प्रदेशों में उरांव, मीना, मुंडा, खोर आदि जनजातियां, इन्हीं प्रदेश में और भी जनजातियां पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या दिया गया है। 18वीं शताब्दी के पहले तक ये जनजातीय वन्य संपदा का प्रयोग अपने जीविका उपार्जन के लिए करती थी। 18वीं शताब्दी के पहले ये जो वन्य समाज है, वन्य संपदा जैसे लकड़ी, चारा, जो भी चीज है, अपने जीविका उपार्जन, जीवन चलाने के लिए करते थे। ठीक है, आगे देखिए, इनका जीवन बहुत ही सीधा होता था और सामाजिक जीवन में ये लोग हस्तक्षेप की नीति अपनाते थे।
इनका जीवन सीधा सरल होता था, इसको कोई रोके नहीं, इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करे, कोई अधिकार नहीं जमाए, ऐसे इनका जीवन था। 18वीं शताब्दी के अंत तक ये विदेशियों के उपनिवेशवाद के शिकार बन गए। 18वीं शताब्दी के बाद जो है अंत तक, लास्ट तक विदेशी लोग इनको उपनिवेश बना लिए, मतलब इन उपनिवेश मतलब उसका शिकार बन गए, अपना प्रभाव वो लोग इस पर डालने लगे। यही वजह थी कि उन्होंने उपनिवेशवाद के खिलाफ कई सशस्त्र विद्रोह किए। अब देखिए, जनजातीय लोग भी उपनिवेशवाद के खिलाफ सशक्त विद्रोह किए, समझ गए। विद्रोह मतलब उनके खिलाफ हुई है लोग, जिसकी पूर्ण आहुति सन 1857 की क्रांति एवं आगामी क्रांतियों में हुई। आगामी क्रांतियों में पूर्ण आहुति मतलब अंतिम रूप में पूर्ण आहुति मतलब शुरुआत जिनकी 1857 की क्रांति और उसके बाद वाले क्रांतियों में देखने को मिला। यद्यपि आगे चलकर उनके लिए कुछ सुधारात्मक आदेश पारित किए गए, फिर भी सीधे साधे वन में जीवन व्यतीत करते थे। देखिए, मतलब बाद में जो है सुधारात्मक मतलब इनके जीवन में इनके लिए नए नए नियम बनाए, सुधार किया गया, फिर भी ये सामान्य रूप से वनों में निवास करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए क्या क्या हुआ। निवास करने जो साधारण जीवन व्यतीत करने वाले आदिवासियों ने अस्त्र शस्त्र का सहारा क्यों लिया, यह जानने के लिए हमें वन्य समाज एवं उनकी तत्कालीन संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। अब कहा जा रहा है कि ये लोग जो साधारण जीवन व्यतीत करते थे तो ये अस्त्र शस्त्र का सहारा क्यों लिए, हथियार क्यों लिए, तो इसके लिए हमें इसके जो सामाजिक जीवन थे या राजनीतिक जीवन थे, जो भी चीजें थे, उस विभिन्न पहलुओं को, सांस्कृतिक विभिन्न पहलुओं को जानना आवश्यक है। क्योंकि कोई भी चीजें शुरू में कैसा था, मान लीजिए आप किस तरह के व्यक्ति हैं और आप भविष्य में कैसा व्यक्ति बनेंगे, वो पता चलता है, वो आप पर क्या प्रभाव पर, आप किस स्थिति में मनोदशा में रहे, उसका ये चीज होता है। पहला है राजनीतिक जीवन। इनका राजनीतिक जीवन कैसा था, देखिए 18वीं शताब्दी में वन्य समाज कबीलों में बटा था। पहला ऑब्जेक्टिव आपका 18वीं शताब्दी में वन्य समाज किस चीज में बटा हुआ था, कबीलों में। अब कबीला क्या होता है, पुराने फिल्मों में आप देखते होंगे, सुरक्षा की बढ़ती आवश्यकता के कारण प्रत्येक जनजाति एक मुखिया के तहत संगठित थी। अब अलग अलग रहिएगा तो पता है ना, वही लकड़ी की तरह तोड़ दिए जाइएगा। इसीलिए सुरक्षा की बढ़ती आवश्यकता, इनको लगा सुरक्षा बहुत जरूरी है, इसीलिए सब संगठित होने के लिए अपने में से एक मुखिया को चुनते थे। मुखिया का मुख्य कर्तव्य कबीला को सुरक्षा प्रदान करना था। मुखिया का सबसे प्रमुख कर्तव्य क्या था कि कबीला को सुरक्षित रखा जाए बाहरी जीव जंतुओं से, लोगों से, या जो भी चीजें। धीरे धीरे ये मुखिया कबीलों पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। अब वही बात आपको बताए, पहले लोग इसको संगठन बना करके इसको एक सेवा दिए कि ठीक है तुम ये काम करो, काम दिए, वर्कर बनाए। बाद में कुछ समय बीतते गया, मुखिया अपना पावर अपने हाथ में लिया और कबीला पर अपना अधिकार ही करना शुरू कर दिया। इन्होंने अपने लिए बहुत से विशेष अधिकारों को भी प्राप्त करने में सफलता हासिल कर ली। विशेष अधिकार मतलब क्या हुआ, ये अपने लिए, लोगों को चलाने के लिए अपने लिए विशेष अधिकार प्राप्त किया। जैसे जनजातियों का मुखिया बने रहने के लिए उनका युद्ध कौशल में निपुण होना एवं सुरक्षा देने के कार्य को सक्षम होना अनिवार्य था। अब जनजातियों का मुखिया बने रहने के लिए कोई चुनाव नहीं होता था। चुनाव इस प्रकार से होता था कि उनका युद्ध कौशल में निपुण, मतलब युद्ध में, लड़ाई झगड़ा में पूरा एकदम निपुण होना चाहिए, और सुरक्षा देने के कार्य में सक्षम। ये नहीं कि मुखिया बीमार है, विकलांग है, जैसे गांव घर में होता है ना, किसी को भी हम लोग मुखिया में चुन लेते हैं जो घूस देने में माहिर हो चुनाव के वक्त। देखिए, इनकी स्वयं की शासन प्रणाली थी। मुखिया का कोई रूल नियम नहीं था, उसका खुद का नियम था। शासन प्रणाली में सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। परंपरागत जनजातीय संस्थाएं वैधानिक, न्यायिक तथा कार्यपालिका शक्तियों से निहित थे। सत्ता का विकेंद्रीकरण मतलब अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग चीजें संभाली जाती थी। जैसे ये संस्थाएं जो हैं क्या क्या काम करती थी बताते हैं आपको। स्वयं की प्रणाली था, विकेंद्रीकरण की परंपरा थी, ठीक है। देखिए, इसमें वैधानिक, न्यायिक, कार्यपालिका, मतलब कुल मिलाकर जैसे अभी संविधान चलता वैसे ही अपना सत्ता चलाते थे। बिहार के सिंह भूमि, कहां पर, सिंह भूमि में मानिकी व मुंडा प्रणालियां और संथाल परगना में मांझी व परगनेत प्रणालियां आज भी प्रचलित है। बिहार के सिंह भूमि में मानिकी और मुंडा प्रणाली और संथाल परगना में मांझी व परगनेत प्रणाली अभी भी वर्तमान समय में प्रचलित है, जिनका संचालन मुखियाओं द्वारा किया जाता है। अभी भी मुखिया प्रथा चलता है। अंग्रेजी शासन के समय उनके द्वारा प्रलोभन दिए जाने के कारण अधिक संख्या में ये मुखिया अंग्रेजों के हिमायती होने लगे और कठोरता से राजस्व वसूली में उनका साथ देने लगे। अब जब भारत पर अंग्रेज का कब्जा हुआ था, भारत गुलाम बने थे, तो अंग्रेज आए थे, इन मुखिया को विभिन्न प्रकार के प्रलोभन, लालच, लोभ देकर, फायदा देकर इनसे कर वसूली करवाते थे। और आम जनता से ये मुखिया कठोरता से दबाव दे करके, मारपीट करके, जो भी चीजें हैं उसको, उससे कर, टैक्स लेते थे।
हालांकि बाद में राजनीतिक दृष्टिकोण से जब आदिवासियों का शोषण किया जाने लगा तब उन्होंने भी कई जगह पर समाज के लोगों का साथ दिया। अब देखिए, राजनीतिक दृष्टिकोण से जब आदिवासियों का शोषण किया जाने लगा तब उन्होंने भी कई जगहों पर समाज के लोगों का साथ दिया, मुखिया भी साथ दिया। ऐसा नहीं है कि सब ऐसा ही होगा, कुछ कुछ ईमानदार भी थे। आदिवासी सीधे साधे सरल प्रकृति के थे। सीधे साधे सरल प्रकृति का मतलब क्या? नॉर्मल लोग था, सीधा साधा, जिसको सीधा सपट्टा शुद्धा लोग कहते हैं। सरल प्रकृति का, इतना उसका कोई काम भी नहीं था। आमतौर पर वे स्वयं को शेष समाज से अलग रखते थे। समाज से इनको मतलब नहीं था, सबसे अलग रहते थे और समाज से। लेकिन अंग्रेजों ने उनके सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप किया। अब अंग्रेज आया ही था लूटने कमाने, तो उसके सामाजिक जीवन को भी प्रभावित किया, हस्तक्षेप किया, अर्थात उसमें भी अपना हाथ डाला। आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से उन्होंने कबीलों के सरदारों को जमींदार का दर्जा दे दिया। अब आर्थिक लाभ के लिए अंग्रेज जो है कबीला के सरदार को जमींदार बना दिया, मतलब सबका मालिक तुम्हें, टैक्स वसूलो। वन्य समाज के अंदर ईसाई मिशनरियों के घुसपैठ को भी बढ़ावा दिया गया। अब ईसाई मिशनरी को वन्य समाज में घुसपैठ किया ताकि क्या करे? ये सब धर्म परिवर्तन करे, जिसमें उनकी सामाजिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। अब समझिए कि जब ईसाई मिशनरी जो है वन्य समाज में घुसपैठ हुआ तो इसकी जो व्यवस्थाएं थी, सामाजिक व्यवस्था अस्त व्यस्त, बेकार, खराब हो गया। अब समझ लीजिए, जंगल से उनके गहरे रिश्ते को भी तोड़ दिया गया। अब आदिवासियों का रिश्ता जो होता है ना जंगल से, जैसे हम कहते हैं हमारा घर है, इससे हमारा रिश्ता है, उसी प्रकार आदिवासियों का रिश्ता उनके जंगल से था। वे जंगलों से लकड़ी काटते थे और उसका प्रयोग ईंधन के रूप में करते थे। आदिवासी लोग क्या करते थे? जंगल से लकड़ी काटते थे, उसका इस्तेमाल जलाने के लिए ईंधन के रूप में करते थे। पशुओं का चारा भी जंगलों के घास से इकट्ठा करते थे। उनका मुख्य शौक और मनोरंजन का साधन हिरन, तीतर और अन्य छोटे पशु पक्षियों का शिकार करना था। ये सब उनके मनोरंजन का साधन था, शिकार करना और ईंधन के रूप में प्रयोग करना, पशुओं को चारा देना, यही उनका नॉर्मल काम था। इनका सामाजिक जीवन इतना सादा था कि ये स्वच्छंदता पूर्वक जीवन बिताते थे। नाच और गाना इनका महत्वपूर्ण शौक था। महत्वपूर्ण शौक था नाच गाना, और स्वच्छता पूर्वक आराम से अपना जीवन व्यतीत करते थे। अब समझिए, ऐसे लोगों पर भी अंग्रेज अपना दबदबा बनाए। ये खेती, समझिए आगे, ये खेती गृहस्थी भी करते थे, मतलब खेती भी करते थे। ये देख लीजिए, तीर चलाना, उधर सब नृत्य करता हुआ आदिवासी है। ये धनुष बाण से निशाना लगाता हुआ आदिवासी का चित्र आपको दिखाया गया है, समझे। चलिए, तो गृहस्थी चलाते थे, खेती गृहस्थी भी करते थे, मतलब कि खेती भी करते थे, घर भी चलाते थे, उनका ये काम था। देखिए, सामाजिक जीवन में उनके संगीत एवं नृत्य कला पर भी कृषि कार्य के विभिन्न पहलुओं का पूरा प्रभाव था। सामाजिक जीवन में संगीत, नृत्य कला, उस पर भी कृषि कार्य के विभिन्न पहलू का, कृषि काम। अब जैसे कि आप लोग नाइन्थ में ही ग्राम गीत का मर्म पढ़िएगा, चैप्टर हिंदी में, तो उसमें देखते हुए महिलाएं अपना रेस्ट करने के लिए क्या करती है? गीत गाती है। वही यहाँ पर इनका भी कुछ प्रभाव था। चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि को उनका सबसे महत्वपूर्ण पर्व होता था। आदिवासियों का सबसे महत्वपूर्ण पर्व चैत्र शुक्ल तृतीय तिथि को उनका सबसे महत्वपूर्ण पर्व सरहुल मनाया जाता है। आदिवासियों का महत्वपूर्ण पर्व कौन सा है? सरहुल पूछा जाता है, नोट कीजिए। जो आज भी प्रचलित है। आदिवासी समाज की महिलाएं अपने समाज में पूर्ण रूपेण स्वच्छंद थी, मतलब आज़ाद थी, और जीविका उपार्जन में पुरुषों का हाथ बटाती थी। अभी भी देखते होइएगा, हाथ बटाती मतलब साथ साथ चलते थे, बराबर सम्मान था। दूसरे कास्ट में या दूसरे धर्म में ऐसा अभी भी नहीं है। उपनिवेशवाद की भावना से प्रेरित होकर अंग्रेजी सरकार ने छोटे शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। अब उपनिवेशवाद की भावना से अंग्रेजी सरकार का जब यहाँ पर कब्जा हुआ, ये भी सोचा यहाँ पर शिकार करना प्रतिबंध, कोई शिकार नहीं करेगा, जबकि बड़े जानवरों का शिकार करना मना नहीं था। छोटा जानवर शिकार नहीं कर सकता है, लेकिन बड़े जानवर का कर सकता है। अंग्रेजों की नज़र में बड़े जंगली एवं बर्बर जानवर आदि समाज के प्रतीक चिन्ह थे। उनका मानना था कि खतरनाक जानवरों को मारकर वे यहाँ के लोगों को सभ्य बनाएंगे। परिणाम यह हुआ कि जानवरों की कई प्रजातियां विलुप्त होने लगी। अब समझिए, छोटे जानवर को नहीं मारना है, बड़े जानवर को। बड़े जानवर यहाँ के समाज का प्रतीक था, तो ये सोचते थे कि ये बड़े बड़े जानवरों को, खतरनाक जानवर को मारेंगे और यहाँ के लोग को सभ्य, मतलब नॉर्मल की तरह बनाएंगे, सुधारने के। इसका परिणाम ये हुआ कि जानवर को इतना मारे कि कई जानवर की प्रजातियां ही विलुप्त, मतलब वो जानवर मिलना ही खत्म हो गया, बंद हो गया। इस तरह वन्य जीवन के सामाजिक पर्यावरण को उन्होंने नष्ट भ्रष्ट करने की पूरी कोशिश की, जिससे उनके प्रति विरोध का भाव पैदा हुआ। अब बताइए, वन्य लोग था, वन्य जंगल में रहते थे, किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं थे, लेकिन अंग्रेज आए, वो होता है ना कि बैठे हुए आदमी के कान में उंगली करना, तो वही इसके साथ हुआ। तो सब उसके खिलाफ विद्रोह का भाव जगा, मतलब सब उसके खिलाफ विद्रोह करने की सोची। अब देखिए, आर्थिक जीवन इनका कैसा था। आदिवासियों का आर्थिक जीवन, वन्य समाज के आर्थिक जीवन का आधार कृषि था।
जीने के लिए खेती करते थे। आजकल हम लोग फैक्ट्री मशीन में यूज करते हैं, विभिन्न प्रकार की चीज़ें करते हैं, इनका खेती था। वे जगह बदल बदल कर घुमंतु या झूम या फोंदू विधि से खेती करते थे। अब ये जगह बदल बदल कर घुमंतु, झूम या पोरू विधि से खेती करते थे, जगह बदल कर। क्यों? जब उन्हें लगता था कि उनके खेत अब उपजाऊ नहीं रह गए, तब वे जंगल को जला करके, काट करके, जला करके खेती करते थे। अब बताते हैं झूम खेती किसे कहते हैं। तो आर्थिक जीवन का आधार झूम या पेरू विधि से खेती थी। अब बताते हैं कि अभी खाद है, बीज है, विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं, पहले तो ये था नहीं। अब ये पहले नहीं था तो ये लोग जो है जगह बदल कर खेती करते थे, ताकि क्या हो, अगर एक जगह जो है, एक जगह किसी विशेष जगह का उर्वरक क्षमता, मतलब उपजने की क्षमता कम हो जाए, तो वहाँ से बदलकर दूसरे जगह पर ये लोग खेती करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साफ कर नई जमीन तैयार कर लेते थे। खेती की इस व्यवस्था को अंग्रेजों को लगान निश्चित करने और उनकी वसूली करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। अब ये क्या करते थे, एक जगह खेती की, वहाँ की उर्वर क्षमता कम हुआ, दूसरी जगह चल गए करने, जंगल काट के। अब अंग्रेज को दिक्कत क्या होता था कि जगह बदल ली आई, तो इससे टैक्स कैसे ले, कर कैसे ले, लगान लेने में दिक्कत होता था, फिक्स भी नहीं कर सकता था। अतः अंग्रेजी सरकार ने इस पर रोक लगा दी कि बदल बदल कर तुम नहीं कर सकता। जमीन पर अत्यधिक लगान और उसकी वसूली के अत्याचारपूर्ण तरीकों ने आदिवासियों में उनके प्रति क्षोभ उत्पन्न कर दिया। अब जमीन पर बहुत ज़्यादा टैक्स लेता था वो बचाने के लिए, और अत्याचारपूर्ण वसूली का मतलब ये हुआ कि उसे टैक्स लेने के लिए बहुत दिक्कत दिया जाता था, मारा पीटा जाता था, इंसल्ट, बेइज्जती किया जाता था, और भी बहुत सारी चीज़ें किए जाते थे। अनेक समुदाय को अपना गृह स्थान परिवर्तन करना पड़ा, अपना घर छोड़कर जाना पड़ा अलग अलग समुदाय के। बाद में ये लोग अंग्रेजों के खिलाफ कड़ा प्रतिरोध का प्रदर्शन किए। अब जब हद से बाहर होता है तो प्रदर्शन तो होना ही होना है। आदिवासियों में खेती के अलावा अन्य उद्योग धंधों का भी प्रचलन था। खेती के बाद भी वे और काम करते थे, जैसे वे हाथी दांत, बांस, मसाले, रेसे, रबर आदि के व्यापार के साथ साथ लाह तैयार करने का काम भी करते थे। हाथी का दांत का व्यापार, बांस का, मसाले का, रेसे का, रबर इत्यादि चीजें ये करते थे। ये पलाश, बेर एवं कुसुम के पेड़ पर लाह के कीड़े पालते थे, लाह, और कारखाने में उससे लाह तैयार किया जाता था। अब ये अलग अलग प्रकार के मतलब अलग अलग प्रकार के खेती का अलग काम करते थे। जैसे कि सन 1870 से यहाँ लाह कारोबार की उन्नति होने लगी। सन 1870 के बाद से लाह कारोबार बढ़ता गया। ये लोग तसर उद्योग भी करते थे। 19वीं शताब्दी के आते आते अंग्रेजों ने रेल की पटरी एवं रेल के डिब्बे की सीट बनाने के लिए जंगलों की कटाई शुरू कर दी। तसर उद्योग करते थे, वन पर आधारित थे, वन में रहते थे। लेकिन अंग्रेज जो है 19वीं शताब्दी आते आते जो है मतलब रेल के डब्बे बनाने के लिए जंगलों की कटाई शुरू कर दी। अभी तो लोहे का रहता है, उस समय रहता था लकड़ी का ही रहता था। अब देखिए, जिससे आदिवासी जनजीवन पर कुठाराघात हुआ, आदिवासी जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, उसका घर ही उजड़ने लगा। अब देखिए, डायटरिच वेडिस नामक जर्मन वन विशेषज्ञ ने, कौन? डायटरिच वेडिस नामक जर्मन वन विशेषज्ञ जो वन के बारे में जानता, सन 1864 में वन सेवा की स्थापना की, वन सेवा की स्थापना की, तथा सन 1865 में भारतीय वन अधिनियम पारित कर आदिवासियों के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दिया। वन विशेषज्ञ क्या किए कि भारतीय वन अधिनियम पारित किया, नियम लगाया 1865 में। भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? सन 1865 में, 1865 में। और आदिवासियों के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी एवं जंगलों को लकड़ी उत्पादन के लिए सुरक्षित किया गया। वन काटेगा नहीं, लकड़ी उत्पादन को, लकड़ी काट के वन को छोड़ देगा। इससे आदिवासियों के आर्थिक जीवन के साथ साथ सामाजिक जीवन भी प्रभावित हुआ। आप समझिए, पूर्ण तरह से उस सबको बर्बाद करने पर तुले हुए थे। तो आदिवासी का आर्थिक जीवन के साथ साथ सामाजिक जीवन भी प्रभावित हुआ। अंग्रेजी सरकार ने यहाँ के जमीन से अब राजस्व प्राप्त करने के लिए जमींदारी व्यवस्था लागू की। अब अंग्रेजी सरकार सोचा यहाँ से भी टैक्स लेंगे, तो जमींदारी व्यवस्था शुरू कर दिया। किसी एक व्यक्ति को उसका मालिक बनाता है। जैसे देखिए, अब जमींदार, महाजन और साहूकारों द्वारा आर्थिक शोषण के शिकार होने लगे। पहले तो जंगल काटना पर रोक लगा, बहुत सारी चीज़ों पर रोक लगा। अभी जमींदार है, महाजन जो कर्जा देता है, साहूकार, वो सब खूब शोषण करने लगे, उसका शिकार ये लोग हुए और भी प्रभावित हुए। धीरे धीरे वे किसान से मजदूर हो गए। अब खेत है, टैक्स देते देते खेत भी गया, मजदूर बन गया, और उनकी आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती चली गई, खराब, खतरनाक होती चली गई। उन्हें कहीं न्याय नहीं मिलता था। अभी तो न्याय मिल जाता, उस समय नहीं मिलता। पुलिस भी उनकी मदद नहीं करती थी, उल्टे हुआ महाजनों का ही साथ देती थी पुलिस। आजकल पता है पुलिस का क्या, उस समय भी और आजकल भी रवैया देखते हुए, पैसा जिसके पास है उसे के आगे जानबे करते हैं, आपको पता है। कर्ज के बदले उनके खेत, मवेशी आदि को महाजनों ने हड़प लिया। अब मान लेते हैं हम पर किसी का कर्जा है, तो महाजन को हम नहीं दे पाएंगे पैसा, तो वो हमारा खेत, हमारा जमीन क्या होगा? हड़प लेगा, लूट लेगा। वही करता था।
ऐसे में कभी कभी इन आदिवासियों को स्वयं को भी गिरवी रखना पड़ता था, खुद को गिरवी रखना पड़ता था। पहले ये चीज़ें होती थी, खुद को गिरवी रखने वाली काम पहले होती थी, तो खुद को गिरवी रखते थे, फलतः उनका आर्थिक एवं शारीरिक शोषण बढ़ गया। अब हम किसी के पास गिरवी रहेंगे, हम जिंदा रहे या मर जाए, तो हमसे काम खूब करवाएगा, खूब शोषण होता था। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने वर्ग के आधार पर नहीं बल्कि जाति आधार पर संथाल, कोल, मुंडा आदि के रूप में अपने आप को संगठित किया। अब हालत जब खराब हुआ तो ये सब क्या किए, वर्ग के आधार पर नहीं बल्कि जाति के आधार पर, कि हम सब क्या है, आदिवासी, जाति के आधार पर संथाल, कोल, मुंडा, इस सब को संगठित एक किया। परंतु इस संगठन के द्वारा कभी भी उन्होंने अपने समूह पर आक्रमण नहीं किया। मतलब इस संगठन के द्वारा अपने समूह पर यह कभी आक्रमण अपने लोगों पर नहीं किया। देखिए आगे क्या होता है। आगे है धार्मिक जीवन। इनका धार्मिक जीवन कैसा था। वन्य समाज के ये आदिवासी शुरू से ही हस्तक्षेप की नीति के पोषक थे। मतलब यह अपना जीवन जीते थे, इनका कोई शोषण नहीं करता था, इन पर किसी का कोई प्रभाव नहीं था। अपने समाज के अंदर किसी भी तरह के विदेशी घुसपैठ को रोकने के लिए वे सशस्त्र तैयार रहते थे। अपने समाज के लोगों पर या अपने यहाँ घुसपैठ को रोकने के लिए हमेशा शस्त्र लेकर, तीर धनुष लेकर ये तैयार रहते थे। अब आगे देखिए क्या होता है इनके साथ। देखिए, भारत में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के विचार से वाणिज्यिक उपनिवेशवादी नीति का पालन करते हुए अंग्रेजों ने जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश करने का भरसक प्रयास किया। देखिए, मतलब भारत में अपनी स्थिति और मजबूत करने के विचार से वाणिज्यिक उपनिवेशवादी नीति लगा करके पालन करते हुए अंग्रेज जनजाति के क्षेत्र में प्रवेश करने का, वहां भी अपना कब्जा जमाने का खूब प्रयास किया, लेकिन बहुत समय तक वे सफल नहीं हो सके। अब प्रयास तो किया लेकिन बहुत समय तक वे सफल नहीं हो सके। सफल नहीं होने का कारण है, आगे चलिए इसको देखते हैं। चलिए, उन्होंने शिक्षा, अब देखिए, तभी उन्होंने शिक्षा देने और लोगों को सभ्य बनाने के उद्देश्य से ईसाई मिशनरियों का घुसपैठ जनजातीय क्षेत्रों में कराया ताकि उनके प्रवेश को एक उचित माध्यम मिल जाए। अब प्रवेश करे, घुसपैठ करे का सही तरीका ढूंढा, क्या ये जो है शिक्षा देने जा रहा है, आपको सभ्य बनाएगा, समझदार बनाएगा, इस कारण से ईसाई मिशनरियों को भी उसमें प्रवेश दिलाया। अब समझिए, सही तरीका से प्रवेश तो करवा दिया, कालांतर में, समय मतलब बदलते में, ये पादरी, जो ईसाई मिशनरी के पादरी थे, पुजारी, धर्म एवं संस्कृति की आलोचना करने लगे। धर्म की आलोचना बुरा है, संस्कृति की आलोचना, और उनका धर्म परिवर्तन कराना आरंभ कर दिया। जो वहाँ के लोग थे उसको धर्म बदलवाते थे। बड़ी संख्या में आदिवासियों ने ईसाई धर्म को अपनाया। अब ईसाई धर्म को ये सभी आदिवासी अपनाए और अपनी स्थितियों में सुधार की शिक्षा पाने के कारण उनकी स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन तो हुआ, लेकिन वे अपने अन्य भाइयों से घृणा करने लगे। अब जो अपना धर्म परिवर्तन कराया, वे शिक्षित भी हुए, पढ़े भी, और उनकी स्थिति में कुछ गुणात्मक परिवर्तन आया, जिससे ये अलग कास्ट का बन गए, अलग धर्म का बन गए। तो अपने ही भाई, जो पहले भाई था, धर्म बदलने के बाद ये दूसरा धर्म में हो गया, तो उसे घृणा, नफरत इनको होने लगा। आदिवासी इसे अपने सामाजिक एवं धार्मिक जीवन में अंग्रेजों द्वारा किए गए अतिक्रमण समझकर इसका प्रतिरोध करना शुरू किया। अब आदिवासियों को लगा कि हमारे सामाजिक और धार्मिक जीवन पर अतिक्रमण कब्जा कर रहा है, और इसका प्रतिरोध, विरोध किया। ऐसे ही परिवेश में बने समाज में व्याप्त धार्मिक भावनाओं ने कई क्रांतियां एवं नेताओं को जन्म दिया। आपको पता है, समस्या ही, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो इस परिवेश में बनने समाज में जो धार्मिक भावना व्याप्त थी, जो भी चीजें थी, कई क्रांतिकारी नेता को जन्म दिया। इसी में से कई नेता भी बने, जो भी चीजें हुई। आगे देखिए क्या होता है। अब आदिवासियों में जो ये नेता जन्म लिए, मतलब नेता बने, क्रांतिकारी बने, जिन्होंने अपने क्षेत्र में अंग्रेजों के प्रति जहाल का बिगुल बजाया, मतलब अंग्रेजों को भगाने के लिए सभी को इकट्ठा एकत्रित किया। उन नेताओं का धार्मिक विश्वास था कि ईश्वर उनके कष्टों को दूर करेगा। अब ये जो नेता थे, ये भगवान भरोसे थे। इन्हें लगता था कि भगवान हमारे कष्ट को दूर करेगा, ईश्वर, और विदेशियों के शोषण से उन्हें मुक्त करेगा, मतलब भगवान हमें बचाने आएगा। उनके पास वह जादुई ताकत है जिससे दुश्मन की गोलियां बेअसर हो जाएगी। ये आदिवासी सोचते थे कि दुश्मन की जो गोली है उसका कोई प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा, इस दुश्मन को भगवान ही नष्ट करेगा, हमें बचाएगा। इस तरह का आत्मविश्वास उनके नेताओं में था, नेता भी उनका था, उसमें भी था, जिनमें संपूर्ण वन्य समाज के आदिवासियों को अंग्रेजी के खिलाफ आंदोलन करने के लिए भड़काया। अब पूरे संपूर्ण आदिवासी जो थे, अंग्रेज के खिलाफ इस आंदोलन के लिए भड़काया गया। ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर, मतलब कुछ सबूत है, उसके आधार पर 18वीं शताब्दी के मध्य में ही बिहार के तत्कालीन, जो अभी छोटा नागपुर है बिहार, एवं संथाल परगना क्षेत्रों में प्रवेश करने के अंग्रेजों द्वारा प्रयासों का आदिवासियों ने बलपूर्वक तथा हिंसात्मक तरीकों से विरोध किया। अंग्रेज उसके क्षेत्र में प्रवेश कर रहा था, इसीलिए ये जो आदिवासी हैं उसका विरोध किया, बलपूर्वक, हिंसात्मक, मारपीट कर विरोध किया, घुसने नहीं देंगे।
अब देखिए पहाड़िया विद्रोह, इसके बाद विद्रोह आते जाता है। पहाड़िया विद्रोह क्या है देखते हैं, ठीक है। देखिए यह जाति युद्ध प्रिय थी, इसको युद्ध अच्छा लगता था। इनका निवास स्थान भागलपुर के राजमहल पहाड़ियों के क्षेत्र में था। भागलपुर की जो राजमहल पहाड़ियां हैं उसी क्षेत्र में था। यहाँ अंग्रेजों ने आरंभ में मुखिया को जमींदार बना दिया। शुरू में अंग्रेज क्या किया, मुखिया को जमींदार बना दिया, जिसको राजस्व वसूली का कार्य भी दिया गया। वह मुखिया राजस्व वसूली करेगा, जमींदार बन गया। अंग्रेजों ने साहूकारों, ठेकेदारों, राजस्व, वन तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों को इनका शोषण करने के लिए प्रेरित किया। ठेकेदार को, साहूकार को, राजस्व, वन और पुलिस विभाग को, सबको, नॉर्मल लोग था जनता, उसका शोषण करने के लिए प्रेरित किया। लूटो, इसको लूटो, आप समझ सकते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप इन्हें ऋणग्रस्तता तथा अपनी उपजाऊ भूमि का गैर आदिवासियों को हस्तांतरित करने के दौर से गुजरना पड़ा। अब मान लेते हैं जो साहूकार है, हम उनसे कर्जा लेते हैं खेती करने के लिए, बड़े बड़े खेत जिसके पास रहता है तो उनको करने के लिए लाखों रुपये का कर्ज वो लोग लेते हैं। अब कर्ज लिए, अब कर्ज पर ये लोग क्या करते हैं, बेइंतहा ब्याज लेते हैं, जिसके कारण कर्ज से ग्रसित जमीन को बेचना पड़ता है। इसने जनजातियों का आर्थिक आधार तहस नहस कर दिया, साफे बर्बाद कर दिया और उन्हें दरिद्र बना दिया, मतलब गरीब बना दिया। अतः भारत में पहली बार इस क्षेत्र में जनजातीय विद्रोह हुआ। अब हालत बद से बदतर होगा तो समझिए विरोध तो होगा ही। अपने ही जमींदार के राजस्व नीति के खिलाफ, अपने ही जमींदार के राजस्व नीति के विरोध में इस विद्रोह का नेता तिलका मांझी था। अब समझिए, अपने ही नेता के खिलाफ विद्रोह किया और इस विद्रोह का नेता कौन थे, तिलका मांझी। किस विद्रोह का नेता, पहाड़िया विद्रोह का नेता कौन थे, तिलका मांझी। यह भारत का पहला संथाली, तत्कालीन संथाल परांगना क्षेत्र था। अब पहला विरोध हुआ था, सोचिए, आदिवासी भी विरोध करना शुरू कर दिए। आगे देखते हैं, आगे अब किस प्रकार से आंदोलन चला, देखिए। ये देख लीजिए, ये तिलका मांझी का जो है, तिलका मांझी जी जो है उनका ये फोटो है। तिलका मांझी यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है, तिलका मांझी देखिए, जिसने न सिर्फ अपने जमींदार का विरोध किया बल्कि अंग्रेजों पर भी हिंसात्मक कार्रवाई की। इस विरोध में, एक विद्रोह में क्या हुआ, अपने जमींदार के विरोध में तो खिलाफ में विरोध तो किया ही किया, मतलब अंग्रेज पर भी हिंसात्मक कार्रवाई, मारपीट कर भगाया। तिलका मांझी का जन्म 1750 ईस्वी में भागलपुर परमंडल स्थित सुल्तानगंज के पास तिलकपुर गांव में हुआ था। कौन गांव में, तिलकपुर में। कब हुआ था, 1750 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, भागलपुर परमंडल सुल्तानगंज में। सन 1779 में वह पहली बार भू राजस्व की राशि कम करने एवं किसानों की भूमि जमींदार से छुड़वाने के लिए वहां सशस्त्र विद्रोह किया। अब शस्त्र लेकर विद्रोह किया, क्या, किसानों को जो है, किसान का जो भूमि का राजस्व लिया जाता था उसको कम करने और वहां का जो जमींदार किसान के जमीन पर कब्जा किया था उस जमीन को छुड़वाने के लिए जमींदारों की सहायता अंग्रेजी सेना द्वारा की गई। अब जमींदार की सहायता कौन किया, अंग्रेज की सेना। अतः तिलका मांझी ने तिलापुर जंगल को अपना कार्य क्षेत्र बनाया, जहां से वह विरोधियों पर आक्रमण की योजना बनाता था। समझिए, ये अपने जनजाति के लिए क्या थे, एक तरह से ये उनके लिए भगवान थे, जो इनके लिए मांग करते थे। अब जमींदार की रक्षा ही अंग्रेज, मतलब सरकार करता था, तो ये क्या बन गया उनके लिए, उनके लिए ये खराब व्यक्ति बन गए, गुंडा बन गए, ठीक है। इसीलिए ये छुप करके जंगल में रहते थे और वहां से, कौन जंगल में, तिलापुर जंगल को अपना कार्य क्षेत्र बनाया, वहीं से ये योजना बनाते थे और विरोधी पर आक्रमण करते थे। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। भागलपुर के प्रथम तत्कालीन कलेक्टर उस समय, प्रथम अगस्टस कैलवेलेड। अब ये जो तत्कालीन कलेक्टर थे जिनका नाम था अगस्टस कैलवेलेंड पर उसने सशस्त्र प्रहार किया। वह नहीं चाहता था कि वन्य समाज में पहाड़ी क्षेत्रों के जनजातीय समाज में कोई भी बाहरी व्यक्ति हस्तक्षेप करे। ये जो कलेक्टर थे प्रथम, इसी पर ये प्रहार किया। ये नहीं चाहते थे कोई और प्रवेश करे, उनका शोषण करे और उनकी सामाजिक तथा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए। और पहली बार कलेक्टर पर सशस्त्र चलाने वाला वह पहला संथाल था जिसने तीर एवं धनुष से सन 1784 ईस्वी में उसे जख्मी किया, जिसके बाद वे कैलवेलेड की मृत्यु हो गई। अब जो कलेक्टर था उस पर तीर धनुष से हमला किया, बेचारा मर गया। पहली बार कोई संथाली जो था 1784 में खिलाफ विद्रोह किया। अब सोचिए, अब आगे की स्थिति और भी भयावह होगी। देखिए इस प्रकार से होता है, हिंसात्मक कार्यों में अंग्रेज विरोधी नीति के कारण उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मार दिया गया तो बताइए, अंग्रेज उसको गिरफ्तार कर लेगा। और सन 1785 ईस्वी में भागलपुर में बीच चौराहे पर बरगद के पेड़ से लटका कर उसे फांसी दे दी। सोचिए कितनी भयावह खतरनाक स्थिति होगी कि बीच सड़क पर लटका कर फांसी दिया गया ताकि कोई दूसरा ऐसा कभी जीवन में ना करे। चलिए, अब
बीच बरगद के पेड़ से लटका कर बीच चौराहा पर फांसी दे दिया गया। तिलका मांझी अपने क्षेत्र की आज़ादी के लिए शहीद हो गया। अब तिलका मांझी मारे गए, शहीद हुए। हालांकि उसके द्वारा किया गया विद्रोह असफल हो गया। असफल हुआ क्योंकि वो खुद मर गए। नेता मरा जानवे करते हैं क्या होता है। लेकिन इसने आगे के संथाल विद्रोह का मार्गदर्शन अवश्य किया। अब लोगों में नया उत्साह जगता है, डरा भी लोग। तिलका मांझी ने अंग्रेजों द्वारा शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर देश के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया। मतलब खुद तो मर गए लेकिन देशवासी को उनसे सीख मिला, उनसे सीख कर देशवासी गए। जिस जगह पर उसे फांसी दी गई थी आज वह तिलका मांझी चौक भागलपुर के नाम से जाना जाता है। जिस जगह पर उनको फांसी दी गई उस जगह का नाम तिलका मांझी चौक है। सोचिए, कोई व्यक्ति अपने लोगों के लिए, देश के लिए अपनी बलि चढ़ा देता। उनको पता है था कि अंग्रेज सब खिलाफ है, मारे जाएंगे, फिर भी लड़े अपने देश के लिए। तो आज हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो जीवन में ऐसा काम जरूर कीजिए, अपने लोगों की हिफाजत के लिए, रक्षा के लिए जरूर कीजिए। देश नहीं दुनिया आपको याद रखेगा। अमर शहीद तिलका मांझी की मूर्ति गरीब किसानों के अधिकारों की रक्षा है तो उनके प्राण की आहुति की कहानी कहता नजर आता है। अब इनकी जो मूर्ति है, मतलब किसानों के प्रति जो इन शहीद तिलका मांझी की जो मूर्ति है, मूर्ति को देखकर लोगों को लगता है गरीब किसानों के हेल्प करते थे, मदद करते थे। अब तमार विद्रोह क्या है? सन 1789 ईस्वी में छोटा नागपुर के उरांव जनजाति ने जमींदारों के शोषण के खिलाफ आंदोलन किया। जमींदार के खिलाफ आंदोलन किया, शोषण कर रहा था। कहाँ? सन 1789 में छोटा नागपुर के उरांव जनजाति। इतिहास में यह तमार के नाम से जाना जाता है, तमार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह सन 1794 तक चलता रहा। 89 में किया और 94 तक चलता रहा और अंग्रेजों की सहायता से इसे बहुत ही क्रूरतापूर्ण तरीके से दबा दिया गया। कारण क्या था? लोग अपना ही था लेकिन उसका सहायता अंग्रेज करता था। आंदोलन दबा दे, क्रूरतापूर्वक मार पीट कर, इंसल्ट करके, बहुत सारे तरीके से। फिर भी विद्रोह की अग्नि समाप्त नहीं हुई, विद्रोह खत्म नहीं हुआ। आगे चलकर इनका विरोध मुंडा और संथाल के साथ मिलकर प्रदर्शित हुआ। आगे चलकर और भी जनजाति मुंडा और संथाल मिलकर इसका विद्रोह किया जो तमार विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आगे हम जानेंगे चेरो विद्रोह के बारे में। देखिए चेरो विद्रोह क्या है। देखिए चेरो विद्रोह बिहार में पलामू क्षेत्र में रहने वाले चेरो जनजाति ने अपने राजा के खिलाफ विद्रोह किया। चेरो विद्रोह क्या है? तो बिहार के पलामू क्षेत्र में रहने वाले चेरो जनजाति ने अपने ही राजा के खिलाफ विद्रोह किया। उस समय चुरामन राय उनका शासक था। कौन शासक था? चुरामन राय। अंग्रेजों की शोषण करने के खिलाफ भूषण सिंह के नेतृत्व में चेर जनजाति के लोगों ने सन 1800 ईस्वी में खुला विद्रोह किया, दिखा करके। कब? सन 1800 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ। कौन? चेर जनजाति भूषण सिंह के नेतृत्व में। राजा की मदद करने के लिए अंग्रेजी सेना बुलाई गई। अब राजा की मदद के लिए अंग्रेजी सेना आई। कर्नल जोन्स के नेतृत्व में आई सेना ने इस विद्रोह को दबा दिया और सन 1802 ईस्वी में भूषण सिंह को फांसी दे दी गई। अब विद्रोह का नेता था भूषण सिंह। 1802 में भूषण सिंह को फांसी दे दिया, विद्रोह दबा दिया। मतलब ऐसा काम करता था कि लोग उससे डरे और कभी दोबारा विद्रोह ना करें। अब था च्वार विद्रोह। च्वार जनजाति तत्कालीन बंगाल प्रांत के मिदनापुर, बांकुरा, मानभूमि आदि क्षेत्र में पाई जाती थी। अभी जो तत्काल बंगाल के प्रांत है, मिदनापुर, बांकुरा, मानभूमि, उस क्षेत्र में च्वार जनजाति पाई जाती थी। अंग्रेजों की लगान व्यवस्था के खिलाफ इन लोगों में भी असंतोष था। अंग्रेज का जो लगान व्यवस्था था उसके खिलाफ इन लोगों में असंतुष्टि थी। अतः मिदनापुर स्थित करणगढ़ की रानी शिरोमणि के नेतृत्व में च्वारों ने विद्रोह का झंडा खड़ा किया। अब देखिए, अतः मिदनापुर स्थित एक गांव था करणगढ़, एक क्षेत्र था, राज्य कह सकते करणगढ़, उसकी रानी थी शिरोमणि। उसके नेतृत्व में च्वारों ने विद्रोह का झंडा खड़ा किया। अंग्रेजों के खिलाफ यह विद्रोह एक लंबे समय तक जारी रहा। अंग्रेज के खिलाफ यह विद्रोह बहुत लंबे समय तक चला। लेकिन सन 1798 में, कब? सन 1798 में जो है, हाँ 98 में ही है, 98 में यह चरम उत्कर्ष पर था। मतलब बहुत हार्ड हो गया विद्रोह, बहुत ज़्यादा तक चला। सरकार ने 6 अप्रैल 1799 को रानी शिरोमणि को गिरफ्तार कर कलकत्ता जेल भेज दिया। अब सरकार क्या किया? 6 अप्रैल 1799 को वो जो रानी थी शिरोमणि, उसको गिरफ्तार करके कलकत्ता जेल भेज दिया। परंतु इससे च्वारों के विद्रोह की अग्नि शांत नहीं हुई। फिर भी विद्रोह नहीं चला, नेते को पकड़ता था। आगे चलकर भूमिजा जाति के लोगों के साथ गंगा नारायण द्वारा किए गए विद्रोह में, अब भूमिजा जाति के लोग भी गंगा नारायण के साथ मिलकर इस विद्रोह में शामिल हो गए। सोचिए, मतलब एक जगह से आग फूटी और धीरे धीरे फैलते गया, डरने के बजाय काम करते गया। यही कहा गया है कि आप मेहनत कीजिएगा, काम कीजिएगा, आगे तो किसी ना किसी को निकलना ही पड़ेगा। हम आगे निकलेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, तभी तो कोई ना कोई, देखिए हमको देखते रहता है, सीख मिलता है।
अब ये सब लोग डरते मौत के डर से, तो विद्रोह होता नहीं, अंग्रेज डरता नहीं, तो विद्रोह हुआ। अब देखिए हो विद्रोह क्या है। हो विद्रोह तो सन 1820 से 21 ईस्वी में छोटा नागपुर के ही सिंहभूमि जिले में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ। सिंहभूमि जिला में ही छोटा नागपुर के विद्रोह हुआ। यहाँ का राजा था जगन्नाथ सिंह, जिसने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया था। मतलब अंग्रेज उसका सुरक्षा करेंगे ये स्वीकार कर लिया। हो जाति के लोगों ने अंग्रेजों की सहायता से राजा की बढ़ती हुई शक्ति और शोषण का विरोध किया। हो जाति के राजा देखिए वही इसी जगह का था, बस अंग्रेज बन गया था। तो राजा की जो शक्ति बढ़ रही थी क्योंकि अंग्रेज उसका साथ दे रहे थे और शोषण खूब कर रहा था, उसके विरोध में विद्रोह किया। इसे अंग्रेजी सेना ने क्रूरतापूर्वक ढंग से दबा दिया। देखिए क्रूरतापूर्वक जब भी शब्द आता है तो समझिए मारा पीटा होगा, गोली मार दिया होगा, इंसल्ट बेइज्जती किया होगा, बहुत प्रकार से जो तरीका आया उससे कुचल दिया गया। आगे चलकर इन लोगों ने भी मुंडा विद्रोह में स्वयं को शामिल कर लिया। ये लोग मुंडा विद्रोह में शामिल हो गए। अब देखिए कोल विद्रोह क्या है। कोल विद्रोह की शुरुआत छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा, ओरांव एवं अन्य जनजातियों के द्वारा सन 1831 ईस्वी में हुआ। कोल विद्रोह की शुरुआत छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा, ओरांव एवं अन्य जनजाति के द्वारा कब हुआ? सन 1831 ईस्वी में। भारत के इतिहास में इस विद्रोह की एक अलग महत्ता है। मतलब भारत के इतिहास में इस विद्रोह का एक अलग महत्व है। प्रारंभ से ही यह जनजाति शांतिपूर्ण कबीलाई जीवन व्यतीत कर रही थी, कबीला में आराम से रहते थे। बाद में अंग्रेजों की लगान व्यवस्था एवं शोषण नीति उनके जमींदारों द्वारा उन पर लागू कराया गया। अंग्रेज आते थे, शोषण व्यवस्था लागू करते थे, लगान खूब लेने लगता था, उन पर भी ये चालू हुआ। तब कोलों ने जमींदार के रूप में मानकी या महतों का विरोध किया। तब कोल जो है जमींदार के रूप में, उसमें मानकी जमींदार रहते थे या महतो जमींदार रहते थे, उनका विरोध किया। उनके कबीले की प्रथा के अनुसार धर्मनिरपेक्ष कार्यों के संपादन के लिए पहान नामक पद सृजित किया गया था। मतलब धर्मनिरपेक्ष कार्य के संपादन के लिए एक पद था पहान। मानकी या महतो उनकी सहायता के लिए बनाए गए थे। मानकी या महतो जो है उसकी सहायता करता। ये मानकी जो कभी कोलों का सहयोगी हुआ करता था, कोल जनजाति है उसका सहयोगी होता था मानकी। अब इसके बाद देखिए क्या होता है। वीडियो आप लोग तब तक लाइक जरूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, ध्यान दीजिएगा। देखिए अंग्रेजों की नीति करने जमींदार बन बैठे। अब देखिए अंग्रेज क्या करता था। अंग्रेज आपके हमारे पास आया, हमको बोला ठीक है तुम्हारे पास इतना पावर देते हैं, लगान वसूली करो, जो होगा हम देख लेंगे। तो हम तो शक्तिशाली बन गए। अब हम लालच के कारण काम करेंगे और नहीं करेंगे तो अंग्रेज क्या करेगा? हमको जेल में डाल देगा। जैसे अभी बीजेपी सरकार में चलती है, तुम चोरी किया ठीक है हम में मिल जाओ, अगर तुम अलग रहोगे तो जेल में डाल देंगे। तो वही हो रहा था इसके साथ। और लगान नहीं चुकाने के कारण उनका सामाजिक तथा आर्थिक शोषण करना प्रारंभ कर दिए। अब जो लगान नहीं चुकाता था उनका सामाजिक जीवन तो बर्बाद किया ही, आर्थिक जीवन भी शोषण करना शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में हिंदू, सिख एवं मुसलमान व्यापारियों का प्रवेश इस क्षेत्र में हो चुका था। अब इस क्षेत्र में बहुत संख्या में हिंदू, सिख, मुसलमान व्यापारी प्रवेश कर चुके थे, जिन्होंने धीरे धीरे सूदखोर महाजन का कार्य करना प्रारंभ कर दिया। सूदखोर महाजन क्या होता है? एक होता है सूद पर रुपया लगाना, एक लोगों का हेल्प करना होता है। दूसरी ओर क्या होता है, हम रुपया लगाए सूद खाने के लिए, लोगों को फंसा करके कर्ज में डुबो देते हैं, उससे सूद के नाम पर लेते हैं और धीरे धीरे कोलों का जमीन उनके हाथ से निकलने लगा। अब किसी को ब्याज पर हम पैसा इतना दे दिए, कुछ चुका नहीं पाएगा, उसका जमीन ले लिए, घर ले लिए, उसको भगा दिए। ऐसी स्थिति में जल्द ही जमींदार और दीकू, जो गैर आदिवासी थे उनको दीकू कहा जाता था, उसके खिलाफ कोलों ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह की लपट पलामू क्षेत्र में फैलनी शुरू हो गई। पलामू क्षेत्र में भी ये विद्रोह फैला। अनुमानतः 800 से 1000 आदमी इस विद्रोह में मारे गए। उस समय 800 से 1000 आदमी मायने था, आज भी मायने है। जब कोल विद्रोह ने तीव्र रूप धारण कर लिया तब अंग्रेजों का ध्यान इस तरफ आकृष्ट हुआ। अब भयंकर रूप धारण करने का मतलब ये हुआ कि खूब नुकसान होने लगा अंग्रेज का। तब अंग्रेज इधर देखा, यद्यपि विद्रोह तो दबा दिया गया, लेकिन अंग्रेजों को यह समझ में आ गया कि कोलों के समाज को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। विद्रोह तो दबा दिया गया, लेकिन अंग्रेज को समझ में आ गया कि अब इस सब के बातों को समझ कर चलना पड़ेगा, नज़रअंदाज करेंगे तो ये सारी चीज़ें होती रहेगी। इस विद्रोह का एक परिणाम तो यह अवश्य हुआ कि कोलों के लिए शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी कायम की गई। मतलब कोलों के लिए शोषण विहीन शासन, शोषण नहीं किया जाएगा, इसीलिए साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी कायम की गई और फौजदार न्यायालय को सरल एवं सहज बनाने का आश्वासन दिया गया। जो फौजदार न्यायालय था उसको सरल एवं सहज, अपने तरीका से लोग अपनी बात को रखे और उसका समाधान हो। आगे चलकर ये कोल भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में प्रेरणा के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में साबित हुए।
अब अंग्रेज को इसके सामने झुकना पड़ा। अब अंग्रेज इसके सामने झुका तो अन्य लोगों को सीख मिला कि अब ये जनजाति मिलकर अंग्रेज को झुका दिया तो हम लोग तो भारत की आज़ादी में इनका योगदान रहा। अब देखिए आगे, देखिए भूमिज विद्रोह को समझते हैं। भूमिज विद्रोह क्या है? भूमिज विद्रोह के बाद आप संथाल विद्रोह के बारे में जानिएगा, फिर मुंडा विद्रोह है, फिर कंद विद्रोह है और तब जाके खत्म। अभी हमको कंद विद्रोह, मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह 3 और पढ़ना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सन 1832 ईस्वी में, कब? सन 1832 ईस्वी में वीरभूमि के जमींदार के पुत्र गंगा नारायण, वीरभूमि के जमींदार के पुत्र का नाम था गंगा नारायण, उसके नेतृत्व में, मतलब मेन नेता वही था, भूमिज विद्रोह की शुरुआत हुई। अब सोचिए, ये क्या थे? जमींदार के पुत्र थे, सो भी विरोध किए। गंगा नारायण हंगामा के नाम से इतिहास में जाना जाता है। ये विद्रोह जो है गंगा नारायण हंगामा नाम से जाना। अब गंगा नारायण हंगामा किस विद्रोह को कहते हैं? भूमिज विद्रोह, ठीक है, के नाम से इतिहास में जाना जाता है। अंग्रेजी सरकार ने इन पर इतना अधिक राजस्व का बोझ डाला था कि उसके खिलाफ कोलो एवं हो के समर्थन से इन्होंने भी अपने वैश्विक शासन का विरोध किया। अब देखिए, ये जो जमींदार था इस पर इतना कर डाल दिया, राजस्व का बोझ डाला कि तुमको देना पड़ेगा, तुम वसूलो। तो अंग्रेज के खिलाफ, उपनिवेश के खिलाफ जो है कोल और जनजाति, हो जनजाति और कोल जनजाति मिलकर इसका सहयोग दिया, ठीक है। उपरोक्त सारी जनजातियों ने सन 1857 के सिपाही विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। सन 1857 की जो सिपाही विद्रोह था उसमें ये सब भूमिका निभाई। जब विद्रोह शुरू हुआ तब ये चाइबस के बस्टालिन की सेना में शामिल थे। जब विद्रोह शुरू हुआ था, भूमिज विद्रोह, तब ये लोग जो थे चाईबासा के बटालियन की सेना में शामिल थे। किसके? चाईबासा के बटालियन की सेना में शामिल थे। इन्होंने रांची और डोरंडा के खजानों को लूटा। रांची और डोरंडा का जो खजाना था उसको लूटा, जेल के फाटक को खोल दिया। अंग्रेजों का हर संभव विरोध इन्होंने अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए किया। अंग्रेज का विरोध किया अपनी सुरक्षा के लिए। अब है संथाल विद्रोह, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा भी है, ध्यान देते हैं, संथाल विद्रोह को समझते हैं, ठीक है। देखिए, आदिवासियों द्वारा किए गए विद्रोह में संथाल विद्रोह बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण, बोले ना, बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि विद्रोह की पहली शुरुआत इसी क्षेत्र में लोगों द्वारा की गई थी, संथाल में, और यहीं के विद्रोहियों ने आगे चलकर सन 1857 ईस्वी की क्रांति को प्रभावित किया, मतलब 1857 की क्रांति को बढ़ावा दिया। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र जो दामन कुह के नाम से जाना जाता था। बीच से ऑब्जेक्टिव पूछेगा, देखिए क्या, भागलपुर और राजमहल के बीच का क्षेत्र क्या कहा जाता था? दामन कुह। संथाल बहुल क्षेत्र था, यहाँ खूब संथाल था। गैर आदिवासी एवं अंग्रेजों के अत्याचार से तंग आकर यहाँ के संथालों ने अपने आप को संगठित कर लिया। अब सब परेशान था तो अंग्रेज के विरुद्ध अपने आप को ये सब इकट्ठा किया, संगठन बनाया, ठीक है। अब देखिए, कर लिया। संथालों को उत्प्रेरित करने का कार्य भगंडीह गांव के, अब समझिएगा, यहाँ फिर पूछने वाला प्रश्न है। संथालों को प्रेरित आगे बढ़ाने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए भगंडीह गांव के चूलू संथाल के 4 पुत्र। चूलू संथाल के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव किसके पुत्र थे? चूलू संथाल के। उसने किया, सिद्धू ने अपने आप को ठाकुर का अवतार घोषित किया। सिद्धू का ठाकुर का अवतार, कृष्ण जी का अवतार है। सन 1854 ईस्वी तक आते आते आदिवासियों ने चिरस्थायी प्रबंध द्वारा, मतलब तत्कालिक प्रबंध द्वारा अत्यधिक राजस्व वसूली, सामाजिक प्रतिबंध और कई तरह के आर्थिक कष्टों को छुटकारा पाने के लिए कई सभाओं का आयोजन करना आरंभ किया। सभा लगाकर सब लोगों को बुलाते थे और वहां पर अपनी समस्याओं को रखकर उसका फैसला करते थे। विभिन्न प्रकार की समस्याओं के प्रति ये लोग जागृत हुए। आगे देखिए, यही है सिद्धू, ठीक है। चूरू संथाल के 4 पुत्र में एक पुत्र ये सिद्धू। अब देखिए, 30 जून 1855 को, कब? 30 जून 1855 को भगनाडीह गांव के संथालों की एक सभा आयोजित की गई। भगनाडीह के गांव के जो संथाल थे उसका एक सभा लगाया गया। इसमें 400 गांव के 10,000 संथाल अपने अस्त्र शस्त्र के साथ एकत्रित हुए, अपना हथियार लेकर, और सभा में ठाकुर का आदेश पढ़कर सुनाया गया। जो अपने आप को ठाकुर का अवतार मानते थे, अपना आदेश किए। उस समय 10,000 लोग को इकट्ठा करना कोई मामूली बात नहीं थी, दम होगा इस आदमी में। यह आदेश था जमींदारी, महाजनी तथा सरकारी अत्याचारों का विरोध करना तथा अंग्रेजी शासनों को समाप्त कर सतयुग का राज, न्याय और धर्म पर अपना राज करने के लिए खुला विद्रोह किया जाए। मतलब सतयुग में न्याय और धर्म के नाम पर
नया राज्य कायम किया जाए, अंग्रेज को भगाया जाए। अब देखिए, सिद्धू और कान्हू ने स्वतंत्रता की घोषणा भी की कि हम लोग आज़ाद हो गए। यह कहा गया कि अब हमारे ऊपर कोई सरकार नहीं है, हम लोग स्वतंत्र हैं, हाकिम नहीं है, संथाल राज्य स्थापित हो गया, ये संथाल राज्य बन गया। इन आदिवासियों ने मिलकर गांव में जुलूस निकाले, जैसे आजकल निकलता है ना जुलूस, विभिन्न प्रकार की पूजा में सब एक साथ निकल के आज़ादी के लिए जुलूस निकाले कि हम आज़ाद हैं, हम पर कोई सरकार नहीं है। जुलाई 1855 में स्त्री एवं पुरुषों के आह्वान पर, बुलाने पर संथालों का विद्रोह आरंभ हो गया। संथालों का ये विद्रोह शुरू हो गया। बहुत जल्द ही लगभग 60,000 हथियारबंद संथालों को इकट्ठा कर लिया गया। 60,000 संथाल जिसके पास हथियार था सब एकत्रित हुए। इसके लिए हजारों आदिवासियों को तैयार रहने के लिए भी कहा गया कि सब तैयार रहे। सशस्त्र विद्रोह का आरंभ डीसी नामक स्थान में, कहा डीसी नामक स्थान में अत्याचारी दरोगा महेश लाल की हत्या से आरंभ हुआ। वहां पर एक दरोगा था, अत्याचार करता था, महेश लाल, उसका हत्या करके शुरू किया गया। सरकारी दफ्तरों, महाजनों के घर तथा अंग्रेजों की बस्तियों पर आक्रमण किया गया। जहां जहां सरकारी दफ्तर था, महाजन था, सेठ साहूकार, अंग्रेज का बस्ती था, वहां पर आक्रमण किया गया। संथालों का सबसे बड़ा असंतोष भागलपुर से लेकर बर्धमान तक की रेल परियोजना थी। अब असंतोष क्यों था संथाल का? ये जो भागलपुर से लेकर बर्धमान तक जो रेल परियोजना थी वो था। अब देखिए क्या हुआ, इसमें ठेकेदारों ने बड़े पैमाने पर मजदूरों को काम पर लगाया। ठेकेदार मजदूर को काम पर लगाया, उचित मजदूरी नहीं दी जो देना चाहिए था। जब संथालों ने काम करने से इनकार कर दिया, मजदूरी नहीं मिलता था तो काम नहीं करना चाहता, तब उन्हें बुरी तरीका से पीटा गया। विद्रोहियों ने रेल ठेकेदारों एवं परियोजना के इंजीनियरों के साथ बुरा व्यवहार किया। मतलब वो मारा था इसको भी, तो ये भी गया होगा, पीटा होगा, क्योंकि वे उन्हें बेकार मजदूरी के लिए बाध्य करते थे, तुमको काम करना पड़ेगा। उनके द्वारा भागलपुर और राजमहल के बीच रेल सेवा भंग कर दी गई, बनाने नहीं दिया गया, तोड़ता दिया। अनेक अंग्रेज मार डाले गए, कत्यक ने मार डाला। संथालों ने उन सभी लोगों और व्यवस्थाओं पर हमला किया जो गैर आदिवासी मतलब दीकू थे और उपनिवेश सत्ता के शोषण के खिलाफ थे। जो भी शोषण करता था उस सब के विद्रोह में ये विरोध में गए, सबको बहुत को मारे, बहुत लोग मरा। आदिवासियों की इस तरह के संगठित विद्रोह से अंग्रेज डर गए। अंग्रेज के अंदर देखिए डर पैदा हुआ कि आदिवासी भी इकट्ठा हो गया, और वे कलकत्ता तथा पूर्णिया से सेना बुलाकर इस विद्रोह को कुचल डाला। सभी जगह से सेना इकट्ठा किया और इसको कुचल दिया, मार डाला। कान्हू सहित 5,000 से अधिक संथाल मार दिए गए। सोचिए, कान्हू को भी मार डाला और 5,000 संथाल को, उस समय ये सब आम बात थी, मार डाला गया। अंग्रेजों की बर्बरता से संथालों के गांव उजाड़ डाले गए और उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में मार्शल लॉ लागू किया गया। यहाँ पर सेना रहा, तब सोचिए, मतलब गांव के गांव उजाड़ डाला गया। उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में जहां पर बेसी उपद्रवी रहता था वहां पर मार्शल लॉ। सिद्धू और अन्य नेता गिरफ्तार कर लिए गए, और भी नेता जो था। इस विद्रोह में संथालों ने अदम्य साहस का परिचय दिया, सब खूब अंग्रेज को परेशान किया, परंतु फिर भी विद्रोह असफल हो गया। अब विद्रोह असफल हुआ क्योंकि अब असफल होने का कारण भी देखिए क्या था, बेचारा संथाल था। देखिए, क्योंकि युद्ध की जो आधुनिक तकनीक था इनके पास हथुआ, हसिया, खुरपी, मतलब छोटे छोटे हथियार थे। अंग्रेज के पास खतरनाक हथियार था। अब देखिए, आधुनिक तकनीक इनके पास नहीं थी, ये अधिकांश था तीर धनुष से ही लड़ते थे। अब जब तक तीर मारेगा उधर से गोली चला देगा। जब सन 1857 की क्रांति शुरुआत हुई, 1857 क्रांति, तब ये संथाल विद्रोहियों के साथ थे और अंग्रेजों के खिलाफ उनका साथ दे रहे थे। तब ये संथाल फिर से विद्रोहियों के साथ में थे और अंग्रेज के खिलाफ थे। यद्यपि संथाल विद्रोह से आदिवासियों के जीवन तथा स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया, कोई बदलाव नहीं होता था, दबा दिया जाता था। लेकिन अंग्रेजी सरकार को इस क्षेत्र के लिए नई प्रशासन नीति को अपनाना पड़ा। अंग्रेजी सरकार समझ गया कि ये सब झुकने वाला नहीं है, तो नया नीति अपनाए। सन 1885 ईस्वी में अधिनियम 37 पारित किया गया। अधिनियम 37 कब पारित किया गया? सन 1885 में, जिसके अनुसार संथाल परगना जिला बनाकर उसे वही गढ़ क्षेत्र इलेक्टेड एरिया घोषित किया गया। मतलब उसके लिए एक अलग क्षेत्र का निर्माण किया गया और इसको प्रत्यक्ष रूप से गवर्नर जनरल के शासन के अधीन रखा गया। मेन मालिक, यहाँ पर कोई दूसरा शासन नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आई, देख रहे हैं आप, धीरे धीरे परिवर्तन होते आया है आंदोलन के बाद। अब है मुंडा विद्रोह, जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा जी करते थे। मुंडा विद्रोह, उसके बाद है कंध विद्रोह। बस 2 विद्रोह और है, उसको जानेंगे, चैप्टर हमारा खत्म होगा। देखिए, सन 1899 से 1900 ईस्वी में छोटा नागपुर में मुंडा आदिवासियों ने उपनिवेशवाद का विरोध किया। उपनिवेशवाद का विरोध कौन किए? छोटा नागपुर के मुंडा आदिवासी। ठीक है, इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। ये देख लीजिए, ये बिरसा मुंडा जी है। ठीक है, बिरसा मुंडा जी है। तो ये क्या किए? इसका विरोध किए। ठीक है, बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1874 को पलामू जिले के तमार के निकट उलीहातू नामक गांव में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? 15 नवंबर
1874 को पलामू जिले के तमार के निकट उलीहातू नामक गांव में हुआ था। बचपन से ही वह कुशाग्र बुद्धि का था, मतलब तेज बुद्धि का, कुशल बुद्धि का। उसने आदिवासियों की गरीबी और शोषण पर गहन चिंतन व्यक्त की। आदिवासी का जो शोषण होता था उनको इस पर चिंतन व्यक्त की, सोचा, और इसके लिए औपनिवेशिक शासन के भू राजस्व प्रणाली, न्याय प्रणाली एवं शोषणपूर्ण नीतियों का समर्थन करने वाले जमींदारों के प्रति आक्रोशित हुआ। अब देखिए, अंग्रेज कुछ नहीं करता था। जो अंग्रेज के औपनिवेशिक शासन के भू राजस्व प्रणाली था, न्याय प्रणाली था, उसी को न्याय मिलता था अंग्रेजों को। शोषणपूर्ण नीति का समर्थन करने वाला जो जमींदार था वो भी लूटता था, उसको भी फायदा होता था। उसके प्रति उसको गुस्सा आया, आक्रोश हुआ। उस पर धर्म का भी बहुत बड़ा प्रभाव था तथा उसे ईश्वर में अटूट विश्वास था। ये भगवान को खूब मानते थे। अतः सन 1895 है शायद, एक मिनट हम क्लियर कर लेते हैं, हाँ 95। अतः सन 1895 ईस्वी में उसने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित कर दिया। 1895 में यह काम ईश्वर का दूत है, भगवान हमको भेजा है। धार्मिक आंदोलन के आधार पर बिरसा मुंडा ने सभी आदिवासियों को हथियार बंद करना शुरू कर दिया और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति सजग कराया। अब धार्मिक आंदोलन के नाम पर सभी आदिवासियों को ये एक इकट्ठा किया और कहा अपना अपना अधिकार की लड़ो मर मिटो, मतलब अपना तरीका से ये की। आगे देखिए क्या होता है। मुंडा जाति के साथ साथ अन्य जनजातियों में भी उसे जागरूकता पैदा की। दूसरे जनजाति में भी जागरूकता लोगों को जगाया। 8 जनवरी सन 1900 ईस्वी को, कब 8 जनवरी सन 1900 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार द्वारा इस विद्रोह को बुरी तरह कुचल दिया गया। ये विद्रोह भी गया। 2000 पुरुष एवं महिला मारे गए और 300 लोग बंदी बना लिया गया, जेल में डाल दिया गया। कई नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी के लिए सरकार की तरफ से 500 रुपये इनाम की घोषणा की गई। सोचिए 1900 ईस्वी में 500 रुपये बहुत बड़ा चीज़, अभी कि हमको लगता है 50 लाख के बराबर होगा। 500 रुपये बहुत मायने रखता है, उसमें का बहुत वैल्यू होगा। लगभग में हम बोले उतना हमको भी अनुभव नहीं है, क्योंकि हम जब आप पूछिएगा अपने दादाजी से, जो ज़मीन पर आप रह रहे होंगे बहुत कम दाम में खरीदे होंगे, अभी उस ज़मीन का भाव देखिएगा। तो हम 50 लाख बोले, बहुत कम ही बोले। सरकार की तरफ से बिरसा मुंडा गिरफ्तार नहीं, 500 रुपये का इनाम, और परिणाम स्वरूप 3 मार्च सन 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा गिरफ्तार कर लिए गए। अब 500 का लालच किसी को भी हो सकता है। 3 मार्च सन 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा गिरफ्तार कर लिया गया और रांची जेल में जून में हैजा से उनकी मृत्यु हो गई। रांची जेल में भर्ती किया और हैजा से उनकी मृत्यु हो गया। बिरसा मुंडा भी गए। अब चलिए आगे कौन आते हैं, देखिए। ब्रिटिश सरकार की दमन नीति ने बिरसा मुंडा का विद्रोह तो कुचल दिया। अब दमन नीति था ही ब्रिटिश सरकार का, दमन मतलब दबा देना, तो बिरसा मुंडा का विद्रोह तो कुचल दिया, लेकिन इस आंदोलन का प्रभाव अंग्रेजी शासन प्रणाली पर महत्वपूर्ण रूप से पड़ा। लेकिन इस आंदोलन का प्रभाव अंग्रेजी शासन पर पड़ा, बहुत अच्छा रूप से पड़ा। ब्रिटिश सरकार के लिए यह एक चेतावनी थी, मतलब कि लोग इतना विद्रोह कर, चेतावनी ही हुआ। सरकार ने मुंडा एवं अन्य जनजातियों के असंतोष को दूर करने की ठोस व्यवस्था की। अब सरकार कहा मुंडा और जो जनजाति है उसका जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए ठोस कदम उठाया जाए। बिरसा आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि जनजातियों के बीच एक जिम्मेवार और उत्तरदायी शासन स्थापित हुआ। अब बदलाव हुआ, उत्तरदायी जिम्मेवार शासन स्थापित हुआ। आगे चलकर यही आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहे थे। ये आंदोलनकारी जो थे स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए। ताना भगत के आंदोलन सन 1914 का प्रेरणा स्रोत बना। वो भी आंदोलन इसी से प्रेरणा लेकर किया। आदिवासियों के लिए कई सुधारात्मक कार्य सरकार द्वारा किया गया, बहुत सुधारात्मक कार्य सरकार के द्वारा किया गया। अब देखिए कंध विद्रोह क्या है, लास्ट विद्रोह है आपके इस चैप्टर का, लाइक करके जाइएगा, ठीक है। देखिए उपरोक्त विद्रोह के अलावा उड़ीसा राज्य का कंध विद्रोह भी बहुत महत्वपूर्ण है। कंध आदिवासी विशाल पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे, बहुत बड़ा पहाड़ी क्षेत्र था, वहाँ रहते थे, जो तत्कालीन अभी वर्तमान में मद्रास प्रांत तथा बंगाल तक फैला था। इस जाति में विपत्तियों एवं आपदाओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए मर्याह प्रथा, मानव बलि प्रथा का प्रचलन था। मतलब कोई कष्ट होगा उसके लिए मानव की बलि दे दिया जाए तो वह कष्ट दूर हो जाएगा, ऐसा इनका मानना था। आदमी को ही काट देना, बलि देना। सन 1837 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इसे रोकने का प्रयास किया। अब ब्रिटिश सरकार इस चीज को रोकने का प्रयास किया। अब सोचिए उस समय चक्र बिसोई नामक नेता ने इसका विरोध किया। अब चक्र बिसोई नामक जो नेता थे अंग्रेज का विरोध किया। चक्र बिसोई का जन्म घुमसार के तारावारी नामक गांव में हुआ था। उसने अंग्रेजों पर आदिवासियों के सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। वो कहा कि हम कुछ भी करें, तुमको इससे क्या मतलब है, धार्मिक काम हमारा है। तो इसीलिए उस पर अंग्रेज पर आरोप लगाया कि तुम इस सब काम के लिए हमको रोकेगा नहीं। अब देखिए आगे क्या होता है।
सन 1857 ईस्वी की क्रांति में कंद आदिवासियों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ सैन्य संचालन किया। अब देखिए सबको अंग्रेज द्वारा सताया गया, तो ये भी जो है 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ काम किया। देखिए उड़ीसा के ही भूइयां एवं जुआंग आदिवासी ने यहाँ के राजा की सामंतवादी एवं दमनकारी नीति के खिलाफ विद्रोह किया। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग आदिवासी विद्रोह करने लगे। सन 1867 से 68 ईस्वी में धरणीधर नायक के नेतृत्व में विरोध का झंडा खड़ा किया गया। धरणीधर नायक के नेतृत्व में विरोध का झंडा खड़ा किया गया। भारत के अन्य वन्य प्रदेश में भी औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ विद्रोह हुआ, अलग अलग जगह पर हुआ। सन 1879 से 80 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के आदिवासियों ने अत्यधिक लगान वसूली के खिलाफ तथा व्यक्ति प्रथा मतलब बलात् मजदूर प्रथा के खिलाफ विद्रोह किया। अब देखिए मध्य प्रांत के भील तथा गोंड जातियों ने भी अपनी अस्तित्व के लिए ब्रिटिश शासन के प्रतिरोध में आंदोलन किया। सब विरोध करने लगे। परिणाम स्वरूप सन 1935 ईस्वी में तत्कालीन विधानसभा द्वारा जनजाति के लिए शिक्षा और आरक्षण का प्रस्ताव पारित किया गया। इतना विरोध हुआ तो जनजाति के लिए भी शिक्षा और आरक्षण का प्रस्ताव पारित हुआ। स्वतंत्र भारत के संविधान ने भारत की जनजातियों को धारा 342 में कमजोर वर्ग का दर्जा देकर उनके लिए सभी तरह की सुविधाएं एवं आरक्षण की व्यवस्था की है। अब जब भारत आज़ाद हुआ तो स्वतंत्र भारत के संविधान ने भारत के जनजाति को धारा 342 में कमजोर वर्ग का दर्जा देकर, कमजोर है उसके लिए तरह तरह की सुविधाएं आरक्षण की व्यवस्था की गई। और सन 1952 ईस्वी में सरकार ने नई वन नीति बनाई जिसका समय समय पर संशोधन भी किया जाता रहा। अब नई वन नीति बनाई ताकि किसी को दिक्कत नहीं, और समय समय पर जब जरूरत पड़े तो इसमें संशोधन मतलब सुधार। ठीक है, देखिए समय समय पर संशोधन भी किया जाता रहा। यह वनों की रक्षा तथा आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए उठाया गया भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। वनों की रक्षा और आदिवासी के अधिकार की रक्षा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कदम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया ये चैप्टर खत्म, लास्ट पेज है इसका। लाइक कीजिए। यद्यपि वन्य समाज में जीवन व्यतीत करने वाले आदिवासी औपनिवेशिक शोषण से तो मुक्त हो गए। अब वन्य समाज में जो जीवन व्यतीत करता था आदिवासी औपनिवेशिक शासन के शोषण से तो मुक्त हुए, लेकिन आंदोलन नहीं थमा, सिर्फ स्वरूप में परिवर्तन आ गया। अब आंदोलन का रूप बदल गया। यह आंदोलन क्षेत्रवादी आंदोलन में बदल गया। अब पहले अंग्रेज के खिलाफ था, अब क्षेत्रवादी, और वे अलग राज्य की मांग करना शुरू कर दिए। ये जो है आदिवासी अब अपने लिए अलग राज्य की मांग कर लिए। भारत सरकार ने उनकी लंबित मांगों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन किया। ध्यान रखिएगा, लंबित मांग, बहुत दिनों से मांग कर रहे तो ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन करके 1 नवंबर सन 2000 ईस्वी को आदिवासी बहुल क्षेत्र का एक पृथक राज्य छत्तीसगढ़ बनाया। मध्य प्रदेश में से ही छत्तीसगढ़ निकला कब? 1 नवंबर सन 2000 ईस्वी को। इसी तरह 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार राज्य का पुनर्गठन करके आदिवासी बहुल क्षेत्र झारखंड को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया। अब आदिवासी बहुल क्षेत्र झारखंड था जो पहले बिहार में था, और 15 नवंबर सन 2000 को उसको अलग किया गया झारखंड। पूछा जाता है ये 2 डेट, छत्तीसगढ़ का कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 और झारखंड 15 नवंबर 2000। इस तरह हम देखते हैं कि वन्य समाज में निवास करने वाली जनजातियों ने औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ एक संघर्षपूर्ण लड़ाई लड़ी। ये भी लड़े जिसने भविष्य में उनके लिए सुधार कार्यों का मार्ग प्रशस्त किया। देखिए युद्ध जो होता है, कोई भी चीज़, लड़ाई जो होता है, ये भी लोग लड़े तो ये हमारे जीवन में सुधार लाता है। अगर आपके विरोध में कोई कार्य हो रहा है तो आपको उसके खिलाफ में, आपके विरोध में उसके लड़ना चाहिए, ताकि क्या हो, वो आपके खिलाफ मतलब आपका उसमें फ़ायदा हो। नुकसान अगर हो रहा है, कहीं भी आपके खिलाफ हो रहा है, तो देखिए इस प्रकार से इतिहास में कैसे होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इसका पार्ट 2 क्वेश्चन आंसर में। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो।